अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज के टाक शाक में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे जिसमें इमरान खान की पेशी, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अब उनके साथ क्या होने जा रहा है इस मौजू पर बात करेंगे। और दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की जाने वाली खौफनाक तब्दीलियाँ और उस पे उसके सोसाइटी पर क्या असरात होंगे, इस इशू पर बात करेंगे। एजाज सैयद साहब, आज आप बड़े परेशान हैं। चीमा साहब, बड़ी परेशानी की बात है जो जिस तरीके से हमारी सियासी जमातों ने, बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून साजी का मजाक बना दिया है और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने कानून साजी का मजाक बना दिया है, ये अफसोस का मकाम भी है और रोने का मकाम भी है। और ये जो तबाही कर दिया इन्होंने, ये इसका जो नुकसानात है ना, ये इसका नुकसान पूरी कौम को भी होगा, इन सियासी जमातों को भी होगा और मुझे और मेरे और आप समेत पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको भी होगा और सिविल सोसाइटी को भी होगा। अच्छा, ये बताएं कि अब हम शुरू कैसे करें, कि जो हमारे साथ होने वाला है या जो इमरान खान के साथ? मेरे ख्याल में इमरान खान से बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर बाद में अपने आप आते हैं। अच्छा, तो इमरान खान की आज उनका बयान तो रिकॉर्ड हो गया। इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड हो गया है। और चीमा साहब, मैं आपको बता दूं कि अगर आला अदलिया ने बीच में मुदाखलत ना की, और मुझे लग रहा है कि शायद मुदाखलत नहीं होगी, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला इसी हफ्ते में आ जाएगा। इसी हफ्ते में इमरान खान साहब मोस्ट लाइकली ये है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और उनको सज़ा भी हो जाएगी इसी हफ्ते में। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। इमरान खान साहब ने जो बयान देना था 342 का, वो बयान दे दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब इमरान खान साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जो सारा मामला है उसको डिले करने के लिए अपना कोई आई विटनेस पेश कर दें कि मेरा गवाह आ गया है। क्योंकि वो गवाह होगा तो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी, एग्जामिन भी किया जाएगा उसको, ठीक है? नहीं, लेकिन गवाह का तो उन्होंने कह दिया ना कि वो ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा जो है। जी, वो इसीलिए उन्होंने ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा का नाम लिया है कि उन्होंने उनके असासाजात जो बतौशा खाना से जो चीज़ें ली थी वो बेची थी, कि मिलिट्री को बीच में लेके आया जाए ताकि ये मामला डिले हो जाए। एजाज, वैसे ये उन्होंने स्टैंड जो है, पहले जो नैब को भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें उन्होंने लिया हुआ है, वो अपने पे इमरान खान कोई चीज़ नहीं आने दे रहे। बिल्कुल ठीक बात। कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर कैबिनेट का एजेंडा है तो वो कहते हैं इतना एजेंडा होता है, मुझे पता ही नहीं होता। अगर कोई साइन किए हैं तो वो कहते हैं जी कि मुझे क्या पता, इतनी चीज़ें होती हैं, वो फलान ले आया था जी कि साइन कर दे, मैंने तो साइन कर आपने चीमा साहब से बात की, ब्रिगेडियर चीमा साहब से कोई? नहीं, एक तो ये है कि अब ब्रिगेडियर नहीं उन्हें कहना। अच्छा, हाँ, वो जनरल हैं। अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जहन में आ गया। एक सफारती तकरीब में मेरी उनसे मुलाकात हुई है। जी जी जी, मुलाकातें आपकी हो रही हैं तो सी मुझे करनी नहीं, एक सफारती तकरीब में मैंने अर्ज कहा कि वो, अच्छा, मेरे जहन में वो नहीं था ना अब। लेकिन वो चीमा आपकी फैमिली है, आपका इलाके से हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि आपका बस हमारी तो एक बेस्ट विशेज़ है उनके लिए। हाँ, तो मेरी बात तो खैर नहीं हुई, लेकिन यह है कि नैब में भी जो इमरान खान ने बयान रिकॉर्ड कराया था, तो शाहना का केस उधर भी चल रहा है। जी हाँ, तो उसमें भी उन्होंने ये सारी चीज़ जो है ना वो वसीम इफ्तिखार चीमा पे ही डाल दी थी, जो कि अब जनरल है। ये क्या है, यानी कि वो असल में उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। बाय द वे, वो उससे पहले जो शाहिद हकान अब्बासी हैं उनके भी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। अच्छा, तो ये अमली तौर पर अगर करीब से देखा जाए तो जनरल कियानी के ऊपर इमरान खान साहब ने पहला अटैक किया था जब वो आर्मी चीफ थे आखिरी दिनों में। फिर जनरल कियानी के बाद जनरल बाजवा आ गए, जनरल बाजवा पे अटैक हुआ और जनरल बाजवा के साथ जनरल आसिम मुनीर पे अटैक हुआ। तो फिर जनरल वसीम इफ्तिखार जो चीमा है वो चौथे नंबर पे अच्छा, सिर्फ ये उस क्लब में आ गए। ये वैसे जर्नैलों का इशू नहीं है। खान साहब जो है ना वो हर जिधर वो खुद बाई सकते हैं ना वो निकल जाते हैं और वो नहीं देखते कि किसी और पे बात आ रही है। मेरे ख्याल मलिक रियाज के हवाले से भी उनकी यही पोजीशन है कि मुझे क्या पता। एजाज, वैसे पिछले दिनों इन्होंने एक कोई आए हुए थे तो उधर जो इन्होंने बात की जर्नलिस्टों से, तो उसमें वो कहते हैं जी कि ये बात फैज़ ने भी, हाँ, फैज़ का भी कहा है ना उन्होंने। नहीं, फैज़ के बारे में बात की, लेकिन एक और बात की। उन्होंने कहा, बात ये हो रही थी जी कि जो डोनेशन आया अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए कि मलिक रियाज ने दिया, तो वो उसकी वजाहत क्या दे रहे थे या अपने आप को उसमें से कैसे निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि शौकत खानम को 9 अरब के डोनेशन मिलते हैं, तो मुझे क्या पता कौन कौन देता है। अच्छा, ये बड़ी डेंजरस बात है कि आपको पता ही नहीं है
देखिए ये सिर्फ चंदे की जो लोग 10 रुपये 20 रुपये को 5,000 10,000 या 1 लाख दे रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, और ना इससे 9 अरब बनता है। ठीक है, ये लोग जो है ना वो आपकी क्रेडिबिलिटी में ज़रूर इजाफा करते हैं, लेकिन को बड़ी पार्टियां आती हैं कि जो आपको बड़ी बड़ी अमाउंट देती हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए। उसमें तो जो बैंक्स हैं इनके वो STR जनरेट कर देते होते हैं जी, कि वो ये नहीं देखते कि ये जो है आगे कोई शौकत खानम है या कोई और खानम है, वो उस पर एक STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आई है, ये इस बंदे को चेक करें ये कौन है। तो अगर खान साहब को भी नहीं पता और जो भी आए उनको देता जाता है, तो ये इसका चैरिटी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसमें से इस तरह से निकलने की कोशिश करें। लेकिन अब जो है इनके इस केस में तो मैं बता रहा था कि तोशाहाना के हवाले से जो उन्होंने नैब को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि जो तहाइफ की उधर जो है इल्ज़ाम यह है कि आपने बड़े सस्ते दामों खरीद लिए हैं। जिस तरह खान साहब कहते होते हैं ना दूसरों को ये बड़ा सस्ता बिक गया, तो उन्होंने कहा जी कि ये तहाइफ जो है आपने बड़े सस्ते दामों खरीद लिए हैं। तो खान साहब का उसमें ये मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को पूछें, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वही कीमत लगाता था, मैंने तो उसको आज तक नहीं कहा, तो आप उनको पूछें। अब उनको ये भी है कि मिलिट्री सेक्रेटरी को इन्होंने बुलाना भी को नहीं है। तो मेरे ख्याल है वो आखिरी जो अटैम्प्ट है जो अभी अदालत में भी कर रहे हैं, जो तोशाहाना का केस गो के इधर मिलिट्री सेक्रेटरी का इशू नहीं आ रहा, इधर ये इशू आ रहा है कि आपने 2 साल वो रकम डिक्लेयर नहीं की जो कि आपको तोशाहाना से गड़ियाँ बेच के आपने की, और आपने उस टाइम डिक्लेयर की है जब वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपका डेटा पब्लिक हुआ, और तब आपको लगा कि ये इनकी पूछगिछ होनी है कि वो गड़ियाँ किधर गई, तो आपने वो लिख दिया। तो इसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का किरदार नहीं आता, डिक्लेयर तो आपने करनी थी ना, इनके नैब के हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन इधर ये नहीं आता। तो आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने एज अ विटनेस कहा है जी कि मेरा विटनेस उनको पेश किया जाए, तो आई डोंट थिंक कि ये अदालत के लिए ये ज़्यादा प्लाजिबल होगा। एनीवे ये अदालत पर है कि वो क्या नहीं, मैं उस प्रोसेस की तरफ आता हूँ ना कि अब होने क्या जा रहा है, अदालत में क्या होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो ये जज साहब हैं ये डे टू डे बुनियादों पर केस की समाअत कर रहे हैं। 31 अगस्त तक छुट्टियां हैं, लेकिन ये जज साहब जो हैं वो 5 अगस्त तक अवेलेबल हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड है या अब तक की जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि जो जज साहब हैं वो 5 अगस्त तक फैसला कर देंगे। इस केस का फैसला 5 अगस्त तक मुतवक्का है, एन मुमकिन है कि 5 अगस्त से तक या उससे पहले ये फैसला आ जाए। अब प्रोसेस क्या रह गया है? इमरान खान साहब का आखिरी बयान हो गया, अब इमरान खान साहब के पास इस केस को डिले करने के लिए, इल्तवा में डालने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई गवाह पेश करें। मेरी इतलात के मुताबिक वो कोई गवाह पेश करेंगे। वो गवाह कौन है अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो गवाह कौन है। नहीं, गवाह के हवाले से मैंने ये सुना है कि वो कह रहे हैं जी कि उसको मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को पेश नहीं, वो तो नहीं होगा ना, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कोई किसी बंदे को ये पेश कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन होगा किसी को ये नहीं पता। ये कोई टाइम का पता है कि कब तक पेश करना है? ये अब तो अगली हियरिंग होगी ना, अभी डे टू डे बुनियादों पे तो ये चल रहा है। आज यकम है, आज यकम है। ठीक है, जज साहब के पास टाइम भी थोड़ा है जी, टाइम भी थोड़ा है। 5 तारीख देख लेना। ये साथ जुड़ी हुई है इस बात के कि मौजूदा गवर्नमेंट ने भी जाना है। ठीक है। अच्छा, अब मामला ये है कि गवाह आ जाएगा, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनकी कोशिश होगी कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचें। ख्वाजा हारिस के बारे में मौजूदा जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने उनके कंडक्ट के बारे में, अदालती कंडक्ट के बारे में कल या परसों के अदालती ऑर्डर में भी लिख दिया है कि वो प्रॉपर उनका कंडक्ट नहीं है। मीनिंग उसका ये कंडक्ट अनबिकमिंग है, अनबिकमिंग है। और आप ये याद रखें, ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं। आम तौर पे ये जो छोटी अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट्स जिन्हें कहते हैं, इनमें पेश नहीं होते, लेकिन इस केस में पेश हुए हैं। ये देखें ना, पैसा कितनी चीज़ है कि एक बड़ा अच्छा वकील जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीयर होता था, पैसे ने और शायद इमरान खान साहब की मोहब्बत ने उसको नीचे भी ले आया। खैर, लेट मी कंप्लीट। अब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, फिर उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट का मौका दिया जाएगा दोनों वकीलों को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को भी हतमी दलाइल देने का मौका दिया जाएगा और ख्वाजा हारिस साहब को भी, इमरान खान साहब के वकील साहब को भी। तो इसमें भी वो एक आध दिन वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खींचे। आमतौर पे होता नहीं है ये, जो हतमी जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 20-20 मिनट या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर ले तो घंटा दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि इसको भी डिले करें।
और जब हतमी आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे फिर जज साहब जो है वो डेट मुकर्रर करेंगे फ़ैसला सुनाने की, और फैसला सुनाने के लिए वो इमरान खान साहब को भी बुलाएंगे और फिर फैसला होगा। तो अब अगर जो कह लेना कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला वो 2 कदम के फासले पर है। 2 कदम क्या है कि मुतवक्का तौर पर उनका गवाह और हतमी जो दलाइल हैं 2 कदम, तीसरे कदम पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। और तो यही की जा रही है कि अगर आला अदलिया की तरफ से कोई मुदाखलत ना आई तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई भी होंगे और जेल भी जाएंगे। वैसे एजाज ये जो आप बात करें 5 तक की, मेरा ख्याल है कि जज साहब हो सकता है छुट्टियां भी कैंसिल कर दें। पॉसिबल है। उसकी बजाय जो 5 की है ना, 5 का तो ये है कि हफ्ते को 5 है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो उनके काज लिस्ट होगी वो इस हफ्ते की होगी ना, तो उन्होंने इस हफ्ते की लगाई हुई है, तो एन मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में वो दोबारा से बैठ जाए। बिल्कुल ठीक बात। तो आपको ये क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी? मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये मेरा अंदाज़ा है, मालूमात नहीं, मेरा अंदाज़ा ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो अदलिया है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आ रहे हैं, और अब वो उनको नज़र भी आ रहा है कि अगले माह सितंबर के मिड में 15-16 सितंबर को उन्होंने चले जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जाते जाते कोई ऐसा काम करेंगे जिसका मुस्तकबिल भी उनको पता है कि आज अगर वो इमरान खान को रिलीफ दे देंगे तो 1 माह बाद 1.5 माह बाद वो रिलीफ शायद अंडू हो जाएगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना एजाज कि जब तक वो नहीं जाते तो वो कहें कि जब तक मैं मौजूद हूँ आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उसकी कास्ट क्या है? उसकी कास्ट ये है कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अदलिया का जो वकार है, बार बार ये सवाल उठेंगे कि एक मामला है जिसके ऊपर एक बंदा है जिसको बार बार आपने रिलीफ दिया है, तो ये सवाल तो उठेंगे। वो तो रिलीफ की बात तो पहले चल रही है कि उनको इतनी देर से मिल रहा है, और मेरे ख्याल क्रेडिबिलिटी जो है ना अभी उसकी वैसी सानवी हैसियत हो गई है। आप समझे क्रेडिबिलिटी चीफ जस्टिस साहब या आला अदलिया की नज़र में कोई अहमियत नहीं है उसकी? नहीं, शायद ही नहीं कि आपकी भी क्रेडिबिलिटी को नहीं है इस टाइम, ठीक है, यानी कि आपको भी लोग जो है ना किसी साइड पे जोड़ने की कोशिश करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब सोसाइटी में तकसीम बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरह से मेरिट पे कोई डिस्कशन होती नहीं है। यानी कि आपकी डिस्कशन से आपका आर्गूमेंट किधर जा रहा है उससे लोग अंदाज़ा ये लगा रहे होते हैं जी कि ये फलां साइड पे है। तो अगर ये कहे जी कि एजाज जो है यानी कि जिस तरह आपके बारे में भी लोग बात कर रहे होते हैं ये कि पीटीआई के हैं, ठीक है, तो आप जो है ये भी जब और कोई बात ना चली कह दिया ये पीटीआई के हैं, कल जो है आपका आर्गूमेंट जो है कोई और आ जाएगा, वो कहेंगे आज ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं, तो लेट्स सी। लेकिन ये है कि बात फिर आ जानी ये मुदाखलत है या साजिश है। वो जो आपको आइडिया कि जो साइफर का इशू था तो वो बात हो रही थी ना, उस टाइम भी ये डिबेट थी जी कि वो DGISPR ने उस टाइम कह दिया कि वो मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। तो मेरे लिए अब ये ना हो कि मुदाखलत ना हो तो वो कोई साजिश करार दे दे, एनीवे, या मुदाखलत हो तो उसको मुदाखलत ना समझा जाए। तो लेट्स सी। लेकिन उमर जो दौड़ है ना, वो दौड़ क्या है? वो दौड़ ये है कि 8 या 12 अगस्त को, 13 अगस्त को ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, 8 अगस्त को या 12-13 अगस्त को, इसी दौरान ख़त्म गवर्नमेंट होगी। तो अगर इस गवर्नमेंट के दौरान ये फैसला आ जाता है और इमरान खान जेल चले जाते हैं तो जो राना सनाउल्लाह है उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा कि उन्होंने इमरान खान को जेल में लिया, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ही जो है ना वो लेके जाएगी, उनको जेल में लेके जाएगी। बाय द वे राना सनाउल्लाह हैरान कुन तौर पर 4 दिन के दौरे पर इराक चले गए। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत अपने आखिरी मराइल पे है, तो राना साहब उधर चले गए और ये केस भी अपनी मराइल पे है, आखिरी मराइल पे है, और वो उधर चले नहीं। तो वो ये शायद तसर देना चाह रहे हो कि मेरा ऐसे कोई किरदार, मेरी मुदाखलत कोई नहीं है और साजिश भी कोई नहीं। हाँ, साजिश भी कोई नहीं है। तो एजाज जो दूसरा सीक्रेट एक्ट है, सीक्रेट एक्ट पे जरा निकाले ना अपने कागजात जो चीमा साहब, मैं जेल के नीचे रखे हुए हैं। चीमा साहब, ये मैं अब आपको बताऊं कि ये कागज़ पढ़ के और ये प्रोसीडिंग जो हुई है आज कौमी असम्बली की देख के आप भी सुनेंगे तो आप भी हिल के रह जाएंगे। ये इतनी नुकसानदेह है, ये हम सब के लिए, ये ना सिर्फ हमारे लिए, ये बल्कि मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान पूरे के लिए ये बड़ी नुकसानदेह है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके ऊपर कोई गौर व खोज नहीं किया गया। अंगूठा लगा के तमाम जमातों ने ये जो जमहूरियत के मामे बने हुए हैं, हमारी सियासी जमातें जो मौजूदा इत्तेहाद में शामिल हैं, इन्होंने अंगूठा छाप काम किया है इस बार भी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आया था, ठीक है,
और ठीक 100 साल बाद, और इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इस खित्ते में मुतारफ़ करवाया था बरतानवी सरकार ने। नौबादियाती निज़ाम के तहत इस खित्ते के अवाम को कंट्रोल करने के लिए बरतानवी सिस्टम ने, बरतानवी हुकूमत ने ये मुतारफ़ करवाया था। और ठीक 100 साल के बाद पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसमें स्याह तरीन अमेंडमेंट किए हैं, यानी कि जिन जो मिस यूज़ हो सकती हैं। और ये 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है, 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और ये वो वाली अमेंडमेंट्स की गई हैं जिसके ऊपर कोई गौर खोज नहीं हुआ, पार्लियामेंट की किसी विजडम का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। और हैरान होंगे आप सुन के कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं, ये आज कौमी असम्बली के एजेंडे पर भी नहीं थे। अच्छा, आज जब इसके बारे में स्पीकर साहब ने बात की तो जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चतराली हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो एजेंडे पे ही शामिल नहीं है। उन्होंने इस बारे में बात की, लेकिन उनका एतराज़ जो है, कुछ और मेंबर्स ने भी कहा कि ये तो एजेंडे पे नहीं है, हमें तो बताया ही नहीं गया। ठीक है, ज़ाहिर है एजेंडे पे नहीं है तो लोगों के, अरकान कौमी असम्बली के घर पे भी नहीं आया और अरकान कौमी असम्बली पढ़ के भी नहीं आए। ठीक है, अब हुआ ये कि स्पीकर साहब ने इसके ऊपर फौरी जो है ना, मुर्जा जावेद अब्बासी साहब ने फौरी से पेश किया कानून साजी के लिए, और स्पीकर साहब ने फौरी इस पर कानून साजी करवाई और वोटिंग करवा दी, और तमाम लोगों ने बिला शरकत गैरे आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट कर दिया, और ये कानून पास हो गया। और कानून क्या है, ये सबसे अहम बात देखें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में माजी में किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र नहीं था। पहली दफ़ा इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, प्रीमियर, ISI और IB, उसका जिक्र मौजूद है। अब कह दिया गया है कि जो एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ का मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जो इख्तियार दिया गया है इसको, जो मैं कहूँगा इस और भी अमेंडमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा तरीन अमेंडमेंट मैं ये कहूँगा, उसमें इख्तियार ये दे दिया गया है कि अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो इंटेलिजेंस कलेक्शन, यानी कि मालूमात, खुफिया मालूमात इकट्ठे करने के अलावा उनको रेड मारने का इख्तियार भी दे दिया गया है। रेड करने का यानी कि छापा मारने का इख्तियार भी दे दिया है, और चीज़ें कलेक्ट करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। अब मैं वो पढ़ देता हूँ, जो अंग्रेज़ी में है उसको उर्दू में भी हम बात कर लेंगे। उर्दू में बात कर लेंगे। जी, उर्दू में ये इख्तियार उनको दे दिया है कि वो वारंट के साथ या बिला वारंट किसी भी जगह का छापा मार सकते हैं, वहाँ से किसी भी चीज़ को, ना सिर्फ ये कि छापा मार सकते हैं, और अगर ज़रूरी हो तो बाय यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि ताकत के इस्तेमाल से भी वो चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी वहाँ पर डिवाइसेस हैं, एम्यूनिशन है, वेपन है, नोट है, आर्टिकल है, मॉडल है, प्लान है, स्केच है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं एविडेंस के तौर के ऊपर, और वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI और IB किसी भी जगह छापा मारेंगी, उनके पास वारंट है या नहीं है, ये बात ज़मीनी हो गई। अगर किसी ने रजिस्ट करने की कोशिश की, या अगर वो उन्होंने ज़रूरी समझा, तो वो ताकत का इस्तेमाल भी करेंगी, और वो जो चीज़ें चाहेंगी, जिस बंदे को चाहेंगे गिरफ्तार कर सकेंगे, जो चीज़ चाहेंगे एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लेंगे। ये इतना बड़ा इख्तियार है कि इन्होंने, मैं ये कहूँगा कि ये वो काम किया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम करने से रोक दिया गया है, क्योंकि अब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ खुफिया मालूमात इकट्ठी नहीं करेंगी। वो पहले भी गैर कानूनी तौर पे छापे मारते थे, अब उनके पास एक कानूनी इख्तियार आ गया है। अब वो जिसको भी मशकूक समझेंगे वो जाके उसको छापा मारेंगे, क्योंकि ये इख्तियार आ गया है। इनका असल काम जो था वो खुफिया मालूमात इकट्ठी करनी था, अब वो खुफिया मालूमात नहीं करेंगे, वो जाके अब छापे मारा करेंगे। ये इख्तियार दिया है आपके महबूब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, और उनके साथ आसफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने, और ये बाकी सारी तादी जमातों ने, मौलाना फजल रहमान और इन लोगों ने ये इख्तियार दिया है, और ये कहते हैं कि ये जमहूरियत के चैम्पियन हैं। और आप अगली बात सुने, जो अगला जो एक और अमेंडमेंट है कि कौन कौन सी चीज़ किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज़, चाहे वो खाली है, सादा है, वो किसी चिट के ऊपर लिखा हुआ है, किसी सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा, वो दैट इज इफ समबडी डिक्लेयर्स अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट हो गया। रिटन और अनरिटन, एनी रिटन और अनरिटन, वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल
or any other tangible or intangible instrument, and includes part of such documents the plans, measures, activities, contracts, agreements, memorandums, etc., related to procurements of supplies of or sales of munitions and related services that relates to military capability and potential and would be needed by the state in time of peace and war। यानी कि अमन हो या जंग हो, अगर वो सप्लाईज से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो इसमें शामिल हो गया। और आप जो कोई भी शख्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ये बात ये सुनना बड़ा है मैं कि एनी पर्सन हु इज़ डायरेक्टली, जो कोई भी शख्स जो बराह रास्त या इनडायरेक्टली, जानबूझकर और अनजाने में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वर्किंग फॉर और इंगेज विद द फॉरेन पावर, फॉरेन एजेंट, यानी कि गैर मुल्की ताकत या गैर मुल्की एजेंट के साथ वो जुड़ा हुआ होगा। यानी कि गैर मुल्की ताकत को अब कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे? गैर मुल्की एजेंट तो समझ में आ गया है, लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे कि वो किसी गैर मुल्की एजेंट, वो गैर मुल्की एजेंट है भी? नॉन स्टेट एक्टर और ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं। अगर आप उमर चीमा साहब किसी इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ या किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम के साथ या थिंक टैंक के साथ जुड़े हुए, तो तब भी आप इसके प्रीव्यू में आएंगे। एंटिटी, एसोसिएशन और ग्रुप गिल्टी ऑफ ए पर्टिकुलर एक्ट टेंडिंग टू शो ए पर्पस दैट इज प्रीजुडिशियल टू दी सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है कि मिसाल के तौर पे कोई थिंक टैंक ये फैसला करता है कि वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के हवाले से ह्यूमन राइट्स या पाकिस्तान में अक़लीतों के हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ या उनके बारे में कोई सेमिनार करता है और आप उस सेमिनार में शरीक होते हैं, तो चीमा साहब आपके ऊपर ये कानून लगेगा और आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर कोई बंदा ये फैसला करता है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से या इवन जमहूरियत की कमज़ोरी के हवाले से या जमहूरियत को जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया जाता है उसके हवाले से अगर कोई बंदा या सेमिनार करता है या कोई ऐसी बैनुल-अक़वामी एनजीओ सेमिनार करती है, गैर या बैनुल-अक़वामी को थिंक टैंक सेमिनार करता है, तो आप इस कानून के तहत आपको सज़ा भी मिल सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है। ये वो कानून है जो इन्होंने पास किए है और ये जिस तरीके से इन्होंने अंगूठा छाप ये मुजाहरा किया है, मुझे तो इन सियासी जमातों से उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। अब आपको किस पर उम्मीद है? मुझे उम्मीद, फ्रैंकली मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। तो शायद मेरे ख्याल आप सुलह कर लें, यानी आप ये कहते हैं फौज से अगर उनका गैर कानूनी या गैर कानूनी क्या भाई, गैर आईनी अगर कोई काम करते हैं क्या हम सुलह कर लें? गैर कानूनी वाली क्या बात है? अब तो कानूनी हो गए हैं ये नहीं काम। लेकिन जो मिसिंग लोग हो गए हुए, जिन लोगों को उठा लिया, उसके लिए भी कानून आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके लिए आ गया फिर इसका नहीं। मुझे ये बताएं, ये जिस तरीके से कानून आया है क्या ये दुरुस्त तरीका है? शायद ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरा आपने मुझे ताना दिया है कि आपके महबूब लीडर, नहीं मैं वो आपके नहीं ये बात जो है ना ये होगी। अच्छा आपके नहीं है ना महबूब, तो आप क्या? मुझे पता चला है, मैं कोई ट्विटर पे देख रहा था अच्छा। कि आपका और उनका एक शौक भी मुश्तरक है और वो रंगीन जुराबें उन्होंने भी पहनी हुई थी। अच्छा, तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि जो चीज़ आप में हमें अच्छी लगती है ना वही शहबाज शरीफ में अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन जुराबें जो है ना वो बड़ी कलरफुल किस्म की। तो देखे फिर मैंने गलत बात तो नहीं की कि महबूब लीडर तो आपके हैं। आप एक महबूब को दूसरे दोस्त के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, ये आपकी इंटेंशन आपकी ठीक है। मतलब एजाज़ वैसे ये है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें एक साथ तारीख़ का सबक है। तारीख़ का सबक ये है कि हमारे यहाँ जब भी जिसको हम बड़ा पॉपुलर लीडर कह लें या पॉपुलिस्ट लीडर कह लें, उसके आने से या उसके एक्शन से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, कमज़ोर हुई है। ऐसे ही आप देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसके बाद जो है यानी कि हम मार्शल लॉ की तरफ गए। आप देख लें उसके बाद जो बड़े पॉपुलर या पॉपुलिस्ट लीडर है इमरान खान, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाले जो है ना, ये जो यानी कि इनको ये तो अब तो गेम ही कोई बदल गई है ना। एक टाइम था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था कि हमने किसी का आलाकार नहीं बना। अब ये है कि अब कंपटीशन है कि किसको जॉब मिल रही है आलाकार बनने की, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस भी कम होती जा रही हैं, ठीक है। और यानी कि उसमें तो खान साहब का भी कसूर है,
लेकिन ये है कि ये जो है ना, वो जब लास्ट टाइम बात हुई थी, एक दरवेश की बात सुनाई थी कि वो जब भी यानी कि कोई उसको कुछ भी होता है ना, वो कहता है जो करना है तू करना है, वो अल्लाह की तरफ मुहातब हो जाता है। तो किसी ने उसको डंडा मारा, उसने उस बंदे की तरफ देखा, उसने कहा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जो करता है वो करता है। उसने कहा कि करता तो वही है, मैं देखता हूँ कि मुंह किसका काला किया है। अब ये है कि मुंह काला हो रहा है इन्हीं लोगों का, कि जो लोग एक वोट की इज्जत देने निकले थे, अब जो है वोट को रहन रखने के लिए वो यानी कि वो कहते हैं कि वोट, अब जो है यानी कि उन्हें वोट पर इतना यकीन भी नहीं है कि हमने वोट के जरिए आना है। नहीं, पहले वोट को इज्जत देने निकले थे, अब वोट की इज्जत ले ली है इन्होंने। हाँ, अब तो लूट ली है। हाँ, इज्जत तार हो गई है। सही बात। और ये वैसे एजाज बड़ा यानी मेरा ख्याल है, वैसे ना लोग जो हैं बड़ी इनकलाबी बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इर्तकाई अमल हमारा चलता रहे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। इंतहा पसंदी जो है ना, जो हम बड़े बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, वो सेल अच्छी होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक माशरे में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती। अब आप इन्हीं पार्टियों की बात कर लेना, ये एक तरफ जो है ISI के लिए रोते हैं, ठीक है, ISI में पॉलिटिकल सेल किसने कायम किया, हमारे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, ठीक है। अब ये है कि पीछे रह गई IB। अब जो है IB जब पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, तो पीपल्स पार्टी के ज़माने में डॉक्टर शुएब सड्डल ने ला बनाया था IB का, यानी कि वो DG IB थे, उन्होंने कहा कि हमारा ला बना दें, ठीक है, कि हमें जो है किसी कानून के दायरे में ले आएँ। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वजह क्या है कि IC से डरते हैं, IB को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। और अब जो है यानी कि अब तो ये चाहते हैं कि हम आपसे डरते भी हैं और हम इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। और अब तो जो है ना, वो एक यानी कि उनका एक यानी कि उन्हें लगता है कि हमारा फ्यूचर या एक दानश्वरी का तकाजा ये है, दानिशमंदी का, कि हम बस इनके साथ इनके दामन को मजबूती से पकड़े रखें और कोई जो है ना, हम यानी कि वोट की तरफ ना देखें, इनकी तरफ देखें। अगर ये ठीक होंगे तो वोट भी मिल जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो, अगर नहीं ठीक होंगे तो हमारे हालात जो है ना वो ख़राब ही होंगे। देखें, आइडियल बात तो ये थी कि हम आगे का सफ़र करते, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो पार्लियामेंट की निगरानी में आते, इनकी कम अज़ कम एटलीस्ट इसकी जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उनकी तैनाती वो पार्लियामेंट से करवा लेते, या एटलीस्ट तैनाती ना होती तो वो जवाबदेही का अमल ज़रूर आ जाता। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई थी, वहाँ पर कोई जवाबदेही हो जाती। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट को जवाबदेही का ख्वाब तो एक तरफ, आप तो अपने सारे इख्तियारात उनको दे बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पहले ब्यूरोक्रेसी का इख्तियार दे दिया कि अब पहले IB के पास था, उन्होंने ISI को भी दे दिया, और फिर IB का भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, और अब ये इख्तियार भी दे दिया कि जिधर मर्जी जो मर्जी करे। देखें, ये इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी ज्यादती है। ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट से ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम नहीं होगा। नहीं तो वो कहेंगे ना, छापे मार के हम इंटेलिजेंस कलेक्शन वो तो यही कहेंगे। हाँ, तो यही कहेंगे। देखिए, वो तो अब ये बताएं कि ये इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई, अब ये बताएं कि आपने सुलह करनी है कि नहीं करनी। नहीं, मैं तो असूल देख रहा हूँ, और असूल ये है चीमा साहब कि इस मुल्क में कानून साजी भी असूल के तहत नहीं हो रही। तो शायद अब जो है नहीं कि आप कानून पर अमल करना चाहते हैं या नहीं? मैं बड़ी तकलीफ से आप जो है नहीं कि आप हमेशा बात करते थे जी कि पार्लियामेंट को ये करने दें, पार्लियामेंट को ये करने दें। मैं ये भी कहा, मैं ये भी समझता हूँ कि ये मौजूदा पार्लियामेंट है, ये फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट है, इसमें असल अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो नहीं है। उसको वो होती तो फिर भी आपको उम्मीद कर सकते थे, वो भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, और ये जो कानून साजी इन दिनों में हो रही है, ये तो आपकी पूरी मुल्क का समाजी फैब्रिक चेंज करने जा रही है, और आपका पॉलिटिकल फैब्रिक चेंज करने जा रही है। ये जो बातें आज मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, चीमा साहब मेरी बात लिख लें, अगले शायद 2 साल बाद या अगले साल से आनवर्ड या अगले 6 महीने से आनवर्ड शायद मैं और आप ये बातें भी नहीं कर सकेंगे। शायद मेरे ख्याल आज ही फिर बातें कर लें सारी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमें आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मुझे इन पार्लियामेंट से अब उम्मीद कोई नहीं रही, या आप ये कहना कि मुझे आप बताएं ना कि किससे उम्मीद लगाएं? मुझे उम्मीद रह गई है सिर्फ लोगों से। मुझे उम्मीद रह गई, शायद लोग क्या होते हैं, देखिए लोग जो है ना, लोग तो शायद एक हजूम होता है ना, अब उनको लीड करना होता है ना, किसी ने आपने उस पावर को किसी तरह ऑर्गेनाइज करना होता है ना। ऑर्गेनाइज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो लीडरशिप करती है। नहीं, मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आप एक सियासी जमात खोल लें, तो फिर मैं आपके पीछे कि मेरी बात आप नहीं मान रहे, लोग मेरी बात क्या मानेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है चीमा साहब। इस वक्त इस मुल्क में एक नई सियासी जमात की अशद ज़रूरत है, जो राइट्स की बुनियाद पर सियासत करे, जो उसूलों की बुनियाद पर सियासत करे,
जो सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव रखे, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ज़्यादा मुस्तकम करे, जो जमहूरियत पर यकीन रखे, जमहूरियत के असूलों पर यकीन रखे। जिस तरह भारत में आम आदमी पार्टी का वजूद आया, मेन उनकी बड़ी जमातों के मौजूदगी में देखें बीजेपी और कांग्रेस थी, उसमें आम आदमी पार्टी आई, सर्विस डिलीवरी भी किया और उन्होंने बाकी राइट्स के ऊपर भी बात की है। राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिक असूल था उनका जिसे लेके वो चले थे और आज भी उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की पार्टी की बहुत ज़रूरत हो चुकी है। ये जो सियासी जमातें हैं, मुझे तो इनमें मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रही। शायद वैसे ये है कि मेरे ख्याल हमारे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो अगर हम अपनी एक पार्टी बना लें तो कोई काम चल ही पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई हैं ये इंतहाई परेशान कुन है। आप मेरी हंसी जो आप देख रहे हैं इसके पीछे एक बड़ी मायूसी छुपी हुई है, यानी कि बाज़ का बेबसी का एहसास होता है कि हम किधर जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम कोई आगे की तरफ चलें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और इससे ही हमारी मंजिल और रफ्तार और समत का तयन होता है कि हमारी अभी समत क्या है। तो अल्लाह ताला ही, यानी कि हम आखिरी उम्मीद यही लगाते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाज़त करे। सूरत हाल कोई बड़ी एक फ़ख्रिया सूरत हाल नहीं है और ये जो गवर्नमेंट कर रही है, ये जब जाएंगे इन्होंने क्या करना है, जब अपोजिशन में जाएंगे ये कहेंगे हाँ हमसे गलती हो गई, हम जो है ना फिर जो है राज़ी हो जाते हैं, चले इन्होंने गलती मान ली है, तो फिर जो है मामला इसी तरह चलता रहता है। तो आप जो आपके कमेंट्स हैं आप ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।